नमस्कार। आज हम जरा गहराई से समझेंगे भारत की कूटनीति को। खास तौर पर पिछले 6 महीनों में, मतलब फरवरी से अगस्त 2025 के बीच। जी। और हमारा फोकस रहेगा अमेरिका और रूस के साथ भारत के रिश्तों पर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं नाजुक दौर था। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें इस दौरान जो भी मुख्य द्विपक्षीय बैठकें हुई या बातचीत हुई उसका पूरा ब्यौरा है। अच्छा। तो आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने इन दो बड़ी शक्तियों के साथ अपने हितों को कैसे साधा। चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। हाँ, बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये संतुलन जिसकी इतनी बात होती है वो असल में कैसे बना रहा भारत। हाँ, ये दौर भारतीय विदेश नीति के लिए सच में काफी महत्वपूर्ण था। मतलब एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, और भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, वो जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाँ उसे बनाए रखना था। हाँ, यानी किसी एक पर निर्भर नहीं होना। बिल्कुल, अपने फैसले खुद लेना, और ये सब करते हुए दोनों बड़ी ताकतों के साथ तालमेल बिठाना ये आसान नहीं था। एक तरह की कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा था। तो शुरुआत करते हैं फरवरी 2025 से। दस्तावेज बताता है कि वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। जी। इसमें क्या मुख्य बातें रहीं, क्या मुद्दे थे? देखिए, जैसा दस्तावेज इशारा कर रहा है, फोकस साफ था। एक तो रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दूसरा सेमीकंडक्टर, इसमें भारत के लिए निवेश की बातें। अच्छा, सेमीकंडक्टर पर भी जोर था। हाँ, और तीसरा चीन के संदर्भ में जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर सहयोग। तो टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ये शुरू से ही एजेंडा में ऊपर थे। मतलब ये बातचीत एक तरह से आगे के रिश्तों की नींव रख रही थी। बिल्कुल। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि ये शुरुआती बातचीत ही भारत अमेरिका संबंधों के जो मुख्य स्तंभ आगे बनने वाले थे, यानी टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा, उनको उजागर कर रही थी। सेमीकंडक्टर और डिफेंस टेक ये भविष्य के सहयोग के लिए बहुत जरूरी क्षेत्र माने जा रहे थे। और जाहिर है, चीन का जिक्र आना ये दिखाता है कि भू राजनीति भी एक बड़ा फैक्टर थी। अमेरिका भारत को एक अहम पार्टनर की तरह देख रहा था। ठीक है, तो ये हुए अमेरिका के साथ फरवरी की बात। फिर मार्च में भारत का ध्यान गया रूस की तरफ। मॉस्को में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई। जी हाँ। यहाँ क्या खास रहा? ऊर्जा पर क्या सहमति बनी? यहाँ मुख्य फोकस था, जैसा दस्तावेज में लिखा है, रूसी कच्चे तेल और कुछ हद तक एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस की रियायती कीमतों पर सप्लाई जारी रखने पर। मतलब डिस्काउंटेड रेट्स पर? हाँ, बिल्कुल। और शायद सप्लाई बढ़ाने पर भी बात हुई होगी। अच्छा। देखिए, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा तो हमेशा से ही मतलब एक बुनियादी जरूरत रही है। बिल्कुल। और दुनिया भर में ऊर्जा बाजार में जो उठापटक चल रही थी, उसके बीच रूस से सस्ती ऊर्जा मिलना वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत थी। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये भारत की उस रणनीति का भी हिस्सा था कि ऊर्जा के लिए किसी एक देश या ग्रुप पर निर्भर ना रहें, स्रोत फैले हुए हों। तो ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत अपने पुराने और कह सकते हैं भरोसेमंद ऊर्जा साथी रूस के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता था। तो एक तरफ टेक और सुरक्षा अमेरिका से, दूसरी तरफ ऊर्जा रूस से। ये संतुलन तो शुरू से ही दिख रहा है। जी बिल्कुल। अब आते हैं मई 2025 पर। नई दिल्ली में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। यहाँ क्या मुद्दे उठे? जाहिर है बातचीत का स्तर काफी ऊंचा था। हाँ बिल्कुल, यहाँ बातें और गहरी हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर था। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसी नई टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर बात हुई, और अहम रक्षा तकनीकों के हस्तांतरण जैसे जेट इंजन वगैरह, उस पर भी चर्चा आगे बढ़ी। लेकिन दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है। अमेरिका ने इसी मीटिंग में भारत को सुझाव दिया कि वो रूस से हथियार और तेल पर अपनी निर्भरता कम करे। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कैसे? देखिए, ये 2+2 वार्ता उस चुनौती को एकदम साफ कर देती है जिसका भारत सामना कर रहा था, वो जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं ना। हाँ। अमेरिका एक तरफ भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन साथ ही वो ये भी चाह रहा है, इशारों में ही सही, कि भारत रूस से थोड़ी दूरी बना ले। अच्छा। तो भारत को अपनी लंबे समय के हितों, पुराने रिश्तों और जो फौरी जरूरतें हैं, सबके बीच एक रास्ता निकालना था। अमेरिका का ये सुझाव सिर्फ एक सलाह नहीं थी, वो उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा था। समझी। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति रही होगी।
पर इसके बाद जो हुआ वो शायद भारत का इरादा और साफ करता है ना? बिल्कुल। मई में अमेरिका का ये सुझाव आया और ठीक अगले महीने जून 2025 में नई दिल्ली में ही भारत रूस रक्षा समिति की बैठक हो गई। जी हाँ, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में क्या हुआ? क्या रक्षा सहयोग जारी रहा? दस्तावेज के मुताबिक हाँ, इसमें रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की जो बची हुई डिलीवरी थी उसके टाइमलाइन पर बात हुई। अच्छा, S-400 पे? जी। और साथ ही जो दोनों देशों के बीच जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है या राइफल्स बन रही हैं, उनको आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। तो अमेरिका के सुझाव के फौरन बाद रूस के साथ रक्षा पर आगे बढ़ना, हाँ, ये भारत की तरफ से अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का एक बहुत साफ संकेत था कि हम बाहर के दबाव में आकर अपने रक्षा हितों से समझौता नहीं करेंगे। S-400 जैसे सिस्टम भारत के लिए अहम है, तो हम उन्हें लेंगे, भले ही इससे कोई और पार्टनर खुश ना हो। तो भारत ने अपने एक्शन से क्लियर कर दिया कि फैसले वो खुद लेगा। इसके बाद आता है जुलाई 2025 का महीना। ये तो काफी व्यस्त रहा लगता है। जुलाई में काफी गतिविधियां रहीं। एक ही महीने में रूस और अमेरिका दोनों के साथ बड़ी बैठकें। पहले रूस की बात करें, प्रधानमंत्री मॉस्को गए। जी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन हुआ। यहाँ क्या क्या बातें हुई? दायरा तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, दायरा बड़ा था। ऊर्जा आयात पर फिर से बात हुई, मतलब रियायती तेल तो था ही, LNG सप्लाई बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अच्छा, LNG पर भी? हाँ जी। फिर यूक्रेन संकट पर भी बात हुई। भारत ने अपना वही स्टैंड दोहराया कि भाई बातचीत से, डिप्लोमेसी से हल निकालना चाहिए। यानी तटस्थता बनाए रखी। एक तरह से हाँ, किसी का पक्ष लिए बिना समाधान पर जोर। इसके अलावा व्यापार, निवेश, स्पेस कोऑपरेशन, इन सब पर भी बात आगे बढ़ी। और फिर इसी महीने जुलाई में ही दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच एक और हाई लेवल मीटिंग हुई। जी। इस बार एजेंडा क्या था? क्या ये रक्षा पर ही केंद्रित थी? इसमें मुख्य फोकस रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर था। जैसे वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी वाली बात चल रही थी, उसे आगे बढ़ाने पर। साथ ही दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसमें संतुलन कैसे लाया जाए, इस पर भी बात हुई। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खासकर समुद्री सुरक्षा के लिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की प्लानिंग पर भी ध्यान दिया गया। तो एक ही महीने में पुतिन से भी मुलाकात और अमेरिका के साथ भी अहम बैठक। बिल्कुल, ये भारत की बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी दिखाता है। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि भारत दोनों महाशक्तियों के साथ अलग अलग एजेंडे पर, अपनी शर्तों पर एक साथ काम कर रहा था। हाँ, अलग अलग ट्रैक पर। सही कहा। रूस के साथ ऊर्जा और पारंपरिक रक्षा जरूरतें पूरी हो रही थी। अमेरिका के साथ भविष्य की तकनीक और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही थी। और यूक्रेन पर भी अपना स्वतंत्र स्टैंड बनाए रखा। जी, वो भी महत्वपूर्ण है। वो दिखाता है कि भारत किसी खेमे में बंधने को तैयार नहीं था। ये वाकई एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच थी और ये सिलसिला अगस्त 2025 में भी जारी रहा। हाँ, अगस्त में भी दोनों देशों के साथ अलग अलग बातचीत हुई। पहले अमेरिका के साथ, इस बार तकनीकी वार्ता हुई बेंगलोर में। जी, भारत के टेक हब में। यहाँ किस पर फोकस था? लगता है पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर। बिल्कुल, यहाँ फोकस पूरी तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी पर था। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग कैसे बढ़े और दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच कैसे तालमेल बने, इन सब पर। यानी अमेरिका के साथ भविष्य की तैयारी। हाँ, कह सकते हैं। और फिर इसी महीने अगस्त में रूस के साथ भी एक और ऊर्जा वार्ता हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस से। जी। इसमें क्या हुआ? क्या तेल खरीद और बढ़ी? दस्तावेज यही बताता है। इस वर्चुअल मीटिंग में भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद की मात्रा को और बढ़ाने पर सहमति बनी। मतलब जो मार्च में तय हुआ था उसे और आगे बढ़ाया गया। तो अगस्त की दोनों घटनाएं फिर से वही पैटर्न दिखाती हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो समानांतर रास्ते की हम बात कर रहे थे। एक तरफ अमेरिका के साथ टेक पार्टनरशिप गहरी हो रही है, AI, चिप्स, साइबर, ये सब भविष्य के लिए। और दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा संबंध जो भारत की आज की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, वो और मजबूत हो रहे हैं। तो ये रणनीति भारत को मदद कर रही थी कि भविष्य की तैयारी भी हो और आज की जरूरतें भी पूरी हों। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि क्या ये दो समानांतर रास्ते हमेशा ऐसे ही चल पाएंगे? खासकर तब जब मान लीजिए अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ता है,
तब इस संतुलन को बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और जैसा हमारा ये स्रोत दस्तावेज भी कहता है, इस पूरे 6 महीने में फरवरी से अगस्त 2025 तक कोई फॉर्मल त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई। मतलब अमेरिका, भारत, रूस एक साथ नहीं बैठे। नहीं, वो नहीं हुई। सारी बातचीत द्विपक्षीय ही रही, लेकिन इन लगातार बैठकों ने भारत की जो संतुलन साधने की कूटनीति है उसे और मजबूत जरूर किया। निश्चित रूप से ये रणनीति जहां भारत दोनों बड़ी ताकतों से एक्टिवली जुड़ा रहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर अपने हितों के हिसाब से, ये अब उसकी विदेश नीति की एक पहचान बन गई है। इसके फायदे तो हैं। फायदे साफ हैं। आपको स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप किसी एक कैंप में बंधते नहीं, दोनों तरफ से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे 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 दुनिया में पोलराइजेशन बढ़ेगा, ध्रुवीकरण बढ़ेगा, दोनों ही पक्ष भारत पर अपनी तरफ आने का दबाव बढ़ा सकते हैं। तब ये फाइन बैलेंस बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक लगातार चलने वाली परीक्षा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब ये जो पिछले 6 महीने का घटनाक्रम हमने देखा, फरवरी से अगस्त 2025 तक, ये क्या दिखाता है असल में? मेरे ख्याल से तो ये दिखाता है कि भारत ने काफी कुशलता से और आत्मविश्वास से भी एक बहुत मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय माहौल में अपना रास्ता बनाया। सही कहा। उसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी क्षेत्रों में ना सिर्फ रिश्ते बनाए रखे, बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाया। जी। और सबसे अहम बात, ये सब करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, उसे बनाए रखा। ये किसी भी उभरती हुई ताकत के लिए बहुत बड़ी बात है। एकदम सही कहा आपने। और श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ अमेरिका के साथ भविष्य की तकनीक और सुरक्षा पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और पारंपरिक रक्षा रिश्ते बनाए हुए हैं। अब इन दस्तावेजों में जो बातचीत और समझौते हुए हैं, उनके आधार पर यह सोचें कि भविष्य में इन दो समानांतर रास्तों पर चलते हुए किस तरह की नई संभावनाएं बन सकती हैं, नए अवसर और क्या टकराव के बिंदु भी मुश्किल चुनाव करने पड़े। ये संतुलन आगे कैसे विकसित होगा? क्या ये और जटिल होगा या किसी एक तरफ झुकाव बढ़ेगा? ये देखना भारत की विदेश नीति के भविष्य को समझने के लिए बहुत अहम होगा।